जमीन पर पड़ी नीरज मल्होत्रा की डेड बॉडी, जिसका मर्डर अभी कुछ देर पहले ही हुआ था, और वहीं उसके बगल में खड़ा सूरज त्रिपाठी, जो शायद उस कातिल का अगला शिकार था। सामने खड़े इंस्पेक्टर दीप और उनकी आंखों में आंखें डाले खड़े थे वेदा, जो एकटक उनकी ओर ही देख रहे थे। अच्छा, तो ये भूत भगाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि आजकल के समय में लोग इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं। पहले के जमाने में ये बाबा तांत्रिक होते थे, जो भूत का डरावा देकर लोगों से पैसा बटोरते थे, और आजकल के जमाने में ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, जो भूत का डरावा देकर पैसा इकट्ठा करते हैं। और सूरज जी, आप तो पढ़े लिखे हो, फिर भी, एक तंज कसते हुए इंस्पेक्टर दीप ने कहा, जिस पर हल्का सा मुस्कुराते हुए वेदा बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो इंस्पेक्टर। आजकल के समय में ऐसी बातें कौन करता है? ये भूत प्रेत ये सब कुछ भी नहीं होते, है ना इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर दीप कुछ नहीं कहते। अच्छा, ये बताइए, कितनी रातों से आप सोए नहीं हो? वेदा ने कहा, जिस पर दीप जवाब देते हैं, 2 दिन रातों से मैं अच्छे से सोया नहीं हूं, पर इसका लिंक भूत प्रेत नहीं है, बल्कि ये सब केस की टेंशन है और कुछ नहीं। वेदा थोड़ा आगे बढ़े और उनके माथे पर हाथ रखते हुए बोले, सच में केस की वजह से या कुत्तों के रोने की वजह से? दीप एकदम से चौंके। उनके साथ होती ये घटनाएं उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी, तो ये वेदा को कैसे? इंस्पेक्टर दीप बात को बदलते हुए कहते हैं, खैर सूरज जी, आपको अब तक तो पता लग चुका होगा कि आपकी जान खतरे में है, और मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए हमारे कुछ कांस्टेबल्स आपके साथ भेजूंगा। जब तक हम खूनी को पकड़ नहीं लेते, ये आपके साथ रहेंगे, और मैं ये चाहूंगा आप किसी भी अनजान शख्स से मिलना या कहीं बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करें। ये आपके लिए बेहतर होगा। सूरज काफी डरा हुआ था। इंस्पेक्टर, आप इनकी चिंता ना करें, मैं आ गया हूं ना, मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब दीप को गुस्सा आ गया। वो एकदम से पलटे और बोले, हाँ ठीक है, तो हम अपना काम छोड़ देते हैं। इस पूरे इलाके की सेफ्टी आप कर लीजिए, क्योंकि भूत भगाने वाले आए हैं जो कातिल भी पकड़ लेंगे और सूरज जी को बचा भी लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे? गुस्से से दीप की आंखें लाल हो चुकी थी, जिस पर हंसते हुए वेदा उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, अरे नहीं इंस्पेक्टर, आप तो खामखा नाराज हो गए। देखिए, मैं बस इतना कह रहा था कि मेरे होते हुए कोई दुष्ट आत्मा इनके करीब नहीं आएगी। आपका काम है, जो इंसान कोई गुनाह करता है उसे सजा देना, और मेरा काम है, जब कोई आत्मा कोई बुरा काम करती है तो उसे सजा देना, फिर उसे मुक्त करना। इंस्पेक्टर दीप वेदा की बात को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वो वेदा के मुंह नहीं लगना चाहते थे। सुनो रवि, अपने कांस्टेबल्स तुम सूरज के साथ भेज दो, और उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना, और इस बार कोई लापरवाही मत करना। मैं थाने जा रहा हूँ, हमें राजेश को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि इन सब मौतों के पीछे वही है। इतना बोल इंस्पेक्टर दीप वहां से जाने लगे, और वेदा वहीं खड़े उन्हें देखने लगे। पर वेदा को कुछ और भी दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर दीप के कंधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था, और उसके ठीक पीछे एक औरत थी, जो दीप के पीछे पीछे चलती जा रही थी। बेशक ये आत्माएं थी। वेदा उसे नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वो आत्माएं बुरी नहीं थी, और वो दीप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वही दीप जहां अपने काम पर लग गए थे, वेदा अपने काम में लगे हुए थे। शाम तक राजन और आर्यन आ चुके थे,
जो घर के आसपास अपनी मशीन्स लगा रहे थे। वेदा घर के चक्कर काट रहे थे। हॉल में डरा सूरज बस सोफे पर बैठा हुआ था, जिसके साथ 4 कांस्टेबल थे। 2 मेन गेट पर खड़े थे और 2 उनके साथ। रात हो चली थी और वेदा का मन बेचैन होता जा रहा था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। बार बार एक झटके से वो उत्तर दिशा की ओर देखते, जैसे वहां से कुछ भागते हुए आ रहा है। कोई ना कोई ताकत थी जो उनके पास आ रही थी, और वो ताकत बेहद खतरनाक लग रही थी। वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि अगर वो 100 किलोमीटर दूर भी है तो वेदा उसकी शक्तियों को अनुभव कर पा रहे थे। और ये अनुभव ठीक वैसा ही था जैसा उन्हें उस दिन सपने में आया था। वेदा के ये सोचते ही उनके दिमाग में एक और बात घूमने लगी। वो बच्ची और वो शख्स जिसकी शक्ल वेदा ने अच्छे से नहीं देखी थी, पर वो थोड़ा थोड़ा इंस्पेक्टर दीप की तरह लग रहा था। और वहीं वो बच्ची, वो भी उस बच्ची की तरह लग रही थी जो दीप के कंधे पर बैठी हुई थी। उनका सर दर्द होने लगा कि एकदम से राजन और आर्यन भागते हुए वेदा के पास आते हैं। सब लोग सतर्क हो गए। वहीं दूसरी तरफ दीप खिड़की के सामने खड़े बाहर की ओर देख रहे थे और देखते हुए कुछ बातें सोच रहे थे। बातें वेदा के बारे में, और बातें जो वेदा ने कही थी। भले ही वो एक तरफ ये मान रहे थे कि ये सब चीजें राजेश ने की है और इसमें भूत प्रेत का कोई हाथ नहीं, वहीं दूसरी तरफ उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि इसमें जरूर किसी दूसरी दुनिया की ताकत का हाथ है, क्योंकि वो खुद भी काफी चीजें अनुभव कर रहे थे, पर वो एक फैसले पर नहीं आ पा रहे थे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कैसे मान लूं कि इन सब चीजों के पीछे किसी भूत या दूसरी दुनिया की ताकत का हाथ है? आखिर मैं ये कैसे मान सकता हूँ? पर जो मेरे साथ हो रहा है वो भी तो झूठ नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा तो सर घूमता जा रहा है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी पी लेता हूँ, दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा और नींद भी अच्छी आएगी। ये सोच उन्होंने ड्रॉर से ओल्ड मंक निकाली और ग्लास में ड्रिंक डालने लगे। उतनी देर में कांस्टेबल राम सहाय का कॉल आया। हाँ राम सहाय, बोलो क्या हुआ? क्या सूरज पर हमला हुआ है? पर कैसे? तुम सब तो वहीं पर हो ना? तो अच्छा ठीक है, रुको मैं आता हूँ। अपनी आधी ड्रिंक छोड़ वो सीधा सूरज के घर की ओर जाने लगे। वही वेदा अपना सर पकड़े बस एक जगह पर बैठे हुए थे और तड़प रहे थे। उनके सर में काफी तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि इस वक्त जो ताकत वहां पर थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अब तक उन्होंने जितनी भी आत्माओं का सामना किया था या जितनी भी दूसरी दुनिया की शक्तियों का सामना किया था, ये उन सब से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं मौत खुद यहाँ पर आ चुकी है। सूरज सोफे पर तड़प रहा था, कोई उसका गला दबा रहा था। कांस्टेबल्स ढूंढ रहे थे कि सूरज पर आखिर हमला कौन कर रहा है। वेदा मंत्र बुदबुदाए जा रहे थे, जिसकी वजह से सूरज कुछ बचता जा रहा था। वो एक तरह से आत्मिक लड़ाई लड़ रहे थे। जल्दी से दीप वहां पर आए और उन्होंने सूरज को देखा, जिसके एक हाथ से खून निकल रहा था और वो बेहोश पड़ा था। उसी के साथ चारों कांस्टेबल भी बेहोश हो गए थे, और राजन और आर्यन भी। वहीं दूसरी तरफ वेदा, जो अजीब तरह से जमीन पर लेटे हुए थे, अपना माथा पकड़ के तड़प रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? भागते हुए दीप ने पूछा, जिस पर वेदा कहते हैं, इंस्पेक्टर जल्दी से गंगा जल लेकर आओ, वो आ चुका है और उसे हमें किसी भी तरह भगाना होगा। इतनी देर में काफी कुत्ते उस घर के आसपास आ गए और भौंकने लगे।
उनमें से आधे कुत्ते रो रहे थे तो आधे गुर्रा रहे थे। पर आखिर ये सब हो क्या रहा है? दीप वेदा को उठाते हुए पूछते हैं, जिस पर सांसें बटोरते हुए वेदा ने कहा, ये सब बात करने का समय नहीं है, आप जल्दी से गंगा जल लेकर आओ बस। दीप बिना इंतजार किए उस घर के मंदिर में गए और गंगा जल लेकर आए। वेदा ने सबसे पहले उसे अपने ऊपर छिड़का और फिर अपने साथियों पर जो बेहोश थे। मंत्र बतबताते हुए उस सूरज को गंगा जल पिलाने लगे, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था कि एकदम से सूरज की छाती से खून निकलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने तेज तलवार सीधा सूरज के अंदर भोंक दी हो। ये तुमने क्या किया? इसके खून कैसे निकल रहा है? दीप ने जल्दी से सूरज की नब्ज चेक करी तो उसकी मौत हो चुकी थी। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो कहा था कि तुम सूरज को बचाओगे, पर तुमने तो सूरज को मार दिया। वेदा ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो गई। वेदा का सर अभी भी तेज दर्द हो रहा था। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि जरूर तुम्हारा इन सब चीजों में कोई लिंक होगा। तुम जरूर राजेश के साथ हो। तुमने पहले इन सबको बेहोश किया और फिर कुछ करके सूरज को मार दिया। वेदा आगे की ओर बढ़ते हैं कि तभी दीप ने एक गन निकाली और वेदा को सरेंडर करने को कहा। वहीं पर खड़े रहो और सरेंडर कर दो। अपना हाथ ऊपर और घुटने के बल बैठो, वरना मुझे गोली मारने में देर नहीं लगेगी। जैसे कह रहा हूं वैसा करो। दीप काफी गुस्से में लग रहा था। वेदा डर के अपने हाथ ऊपर करते हैं और घुटने के बल बैठ जाते हैं। इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पर कुछ और है जो ये सब कर रहा है। आप एक बार मेरी बात मानिए और ये आवाजें आप खुद सुनिए, ये कुत्तों के रोने की और गुर्राने की। और आप तो खुद इन सब चीजों से गुजर चुके हैं। आप एक बार मेरी बात मानिए। वेदा ने कहा, चुपचाप वहीं पर बैठे रहे। तुम इन सब बातों से मुझे भटका नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो तुमने किया है, इसी वजह से ये सब हो रहा है और तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। वेदा, मुझे सच सच बता दे कि तूने ये सब क्या किया और क्यों। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं। दीप गुस्से में कहते हैं, जिस पर वेदा बस दीप को समझाते रहते हैं, पर दीप पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब दीप वेदा को थाने में लेकर जाने की तैयारी करते हैं और अब बाकी की पूछताछ उनसे वहीं पर करेंगे।